सोनम अपनी सास पंकजा, ससुर भूषण और पति रवि के साथ रहती है। सोनम को दूसरे का किया हुआ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह हर एक छोटे से छोटा काम खुद ही किया करती है। फिर एक दिन सोनम आधे दिन के लिए कहीं बाहर चली जाती है। तभी पंकजा घर के सारे काम कर लेती है। फिर जब शाम होने पर सोनम वापस घर आती है। हे भगवान, मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। ना तो कपड़े ठीक से धोए हैं और ना ही झाड़ू पोछा ठीक से किया है। ये देखिए कचरा, और ये बर्तन भी आपने कैसे धोए हैं माँ जी? सभी बर्तन में साबुन लगा है। अरे बहू, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना ही किया। माफ कर दे बहू, वो मैंने इतने टाइम बाद काम किया है ना, इसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन मम्मी जी, मैंने आपसे थोड़ी ना कहा था कि ये सारे काम आप करो, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? आपको पता है ना कि मैं अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। आइंदा से प्लीज आप घर का कोई भी काम मत करना। ये सब काम करके आप मेरा काम और बढ़ा देती हो। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। आगे से मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी। फिर एक दिन जब रवि को छुट्टी होती है, तभी सोनम, आज मुझे छुट्टी मिली है और मैंने लैपटॉप में एकदम मस्त मूवी डाउनलोड करके रखी है। साथ मिलकर देखते हैं मूवी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं लेकिन हमने साथ में वक्त ही नहीं बिताया है। हाँ ठीक है रवि, अभी आती हूँ मैं। बस रसोई और छत की सफाई बाकी है, वो फटाफट से कर लेती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर साथ में मूवी देखेंगे। अरे लेकिन चिंता मत करो रवि, मैं बस यूं गई और यूं आई। रवि सोनम का इंतजार करते करते थक जाता है, लेकिन वो तो रवि को भूलकर बस अपने कामों में ही उलझी रहती है। और जब वो उसके पास जाती है तब उसकी मूवी खत्म हो जाती है। पूरे 2 घंटे की मूवी मैंने अकेले ही देख ली सोनम। तुमसे और क्या ही उम्मीद कर सकता हूं मैं। अरे आज के दिन भी तुम मुझे अपना टाइम नहीं दे पाई। सॉरी बेबी, मैं अब भी फ्री हो गई हूँ। एक काम करो, तुम दूसरी कोई मूवी लगाओ ना, वो देखते हैं हम साथ मिलकर। अब जाने दो सोनम, क्योंकि अब मुझे और कोई मूवी नहीं देखनी है। लेकिन शाम में हमारा प्लान है बाहर जाने का, और तब कोई बहाना मत देना। ठीक है बाबा, कोई बहाना नहीं दूंगी। लेकिन शाम को जब रवि तैयार हो जाता है, तभी वहां पर सोनम आकर कहती है, अरे रवि, वो परसों हीरा दीदी आ रही है अपने ससुराल से, इसीलिए उनके लिए फरसान बना रही हूँ मैं। और भी बहुत सारे काम हैं। उनका कमरा भी साफ करना है मुझे, और वो सब अभी ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। सॉरी। हाँ, हम कल परसों चले जाएंगे। छुट्टी आज है मेरी। मुझे तो लगा ही था कि लास्ट मिनट पर तुम मुझे धोखा दोगी। अरे यार सोनम, माँ से कह दो ना, वो कर लेगी काम। ना बाबा ना, भूल कर भी मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी जी को अगर मैंने एक भी काम कह दिया तो वो मेरे लिए 10 काम बढ़ा देती है। ओ गॉड, सच में सोनम, मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। सोनम के इस बर्ताव के कारण रवि उससे रूठ जाता है। फिर अगले दिन जब पंकजा की सहेलियां घर पर आती है, तभी ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। आएगी भी क्यों नहीं, मेरी बहू ने जो खाना बनाया है। और बहू, आज तो सुबह से काम कर रही है। जा बेटा, जाकर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। फिर सोनम अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है कि तभी अचानक से पंकजा फ्रिज में से पानी की बोतल लेने के लिए उठ जाती है। तब सोनम झट से उसके पास चली जाती है। ओफो माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों उठ गई? मुझे बता दिया होता ना। लेकिन बहू,
बस पानी की बोतल ही तो लेनी थी ना, उसमें तुझे क्या बताना। अरे क्यों नहीं बताओगी मुझे? मैं आपकी बहू हूं ना, इसीलिए आपके सारे काम मैं ही करूंगी। ये लीजिए, और अब अपनी जगह से मत उठिए, कुछ रहा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है बहू। सोनम का ये बर्ताव देखकर पंकजा की सहेलियां चकित रह जाती है। अरे वाह पंकजा, तेरी बहू तो तेरा कितना ख्याल रखती है। अरे तुझे तो उसने रानी बनाकर रखा है, और एक हमारी बहुएं है जिन्होंने हमें नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। हाँ, वो बात तो है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। इस उम्र में मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती। अपनी माँ की तरह सेवा करती है वो मेरी। फिर जब ननंदीरा अपने ससुराल से मायके रहने आती है, तभी एक सुबह वो गार्डन एरिया में पौधों को पानी डाल रही होती है। तभी वहां पर सोनम आती है। अरे ईरा दीदी, आप ये सब काम क्यों कर रही हो? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ ये काम। अरे सोनम, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं ईरा दीदी, मेरे होते हुए आप ये सब मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। अब जाइए, अंदर जाकर अपने पसंदीदा फरसान खाइए, और मैंने आपके लिए चाय भी बना कर रखी है। जाइए जल्दी। ओफो सोनम, तुम भी ना, सच में। फिर ईरा अंदर चली जाती है। अरे ईरा बेटा, सोनम बहू मुझे हाथ बटाने का एक मौका भी नहीं देती, लेकिन तू तो उसकी मदद कर सकती है ना, तो फिर तू अंदर क्यों चली आई? अरे मम्मी, मैंने कोशिश की, लेकिन सोनम मुझे कोई काम ही नहीं करने को दे रही, तो अब मैं भी क्या करूं उसमें। हे भगवान, ये लड़की भी ना, पता नहीं इस पर इतना काम करने का कौन सा भूत चढ़ा है। ऐसे ही एक दिन, पंकजा, सोनम बहू, घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेना, और हाँ, ये पर्दे हटाकर नए वाले पर्दे लगा देना, क्योंकि 2 दिन बाद में घर पर मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन से मेहमान रवि के बाबूजी? मेरा जिगरी दोस्त उदय आ रहा है अमेरिका से, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए मैंने उससे कहा है कि वो और कहीं भी होटल में ना रुके और सीधा हमारे घर पर ही आ जाए। बस एक दिन की ही बात है, फिर वो अपने गांव चले जाएंगे। वहां पर उनकी कोई पूजा है। लेकिन बाबूजी, ऐसे कितने लोग आने वाले हैं? यही कोई 5-6 लोग रहेंगे। ठीक है बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम एकदम ठीक से कर दूंगी, और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, जिसे वो लोग चाव से खा सकेंगे। अरे नहीं सोनम बहू, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों बाबूजी? अगर मैं ही खाना नहीं बनाऊंगी तो मेहमान क्या खाएंगे? अरे बहू, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। अब इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेली कैसे बना पाओगी? ऊपर से खाना बनाने के अलावा भी ढेर सारे काम होते हैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम खाना मत बनाओ बहू। बाबूजी, आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम। और वैसे भी रोज घर में हम 4 लोगों का खाना तो बनता ही है ना, उसमें और 5 से 6 लोगों का खाना ही बढ़ेगा, तो उसमें कोई आफत थोड़ी ना आने वाली है। लेकिन सोनम बहू, अगर तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि ये बाहर से खाना मंगवाएंगे, तो तुम्हें इतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों खामखा थकने के काम कर रही हो? मम्मी जी, अगर हमारे घर पर मेहमान आएंगे तो उन्हें बाहर का खाना देना सही नहीं होगा। हमें तो उन्हें घर का ही खाना देना चाहिए। अरे बहू, कभी तो हम सबकी सुन लिया कर। हमेशा तुम्हें हर काम खुद से ही क्यों करना होता है? अरे तुम एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो जो इतने सारे काम करती रहती हो। लेकिन माँ जी, मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, बस काम ठीक से होना चाहिए।
और मैं उसे अपने तरीके से करना चाहती हूँ। बस यही चाहिए मुझे। सोनम अपनी ही मनमानी करती है और सारा काम वो अकेली ही करती है। घर वाले मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें काम करने से रोक देती है। मेहमान आकर चले भी जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन इतना सारा काम एक साथ करने के कारण सोनम की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्सर्शन के कारण इनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है। अब इन्हें कम से कम 3 से 4 दिनों तक प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। पर अगर वो नहीं किया तो इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि ये प्रॉपर आराम कर सके। गुड। ये दवाइयाँ रोज टाइम से लीजिए और ठीक होने के बाद भी आप कम से कम काम कीजिए, वरना आगे जाकर आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर शाम में सोनम को अपनी माँ का फोन आता है। क्या हुआ सोनम बिटिया, तेरी तबीयत खराब हुई सुना मैंने। आखिर तू इतना सारा काम क्यों करती है? समदन जी भी बोल रही थी मुझे कि तू किसी को अपने काम में हाथ भी बटाने नहीं देती। देख बेटी, अब तू यहाँ पर आ जा कुछ दिनों के लिए। मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी और जगह बदलने पर तुझे अच्छा भी लगेगा। अरे नहीं मम्मी, अगर मैं वहां पर आऊंगी तो बस कुछ ही देर के लिए आ सकती हूँ। ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैंने मेरे घर को ऐसे ही छोड़ दिया तो घर में तबाही हो जाएगी और मैं ये रिस्क नहीं उठा सकती। मैं एक काम करती हूँ, सुबह का काम कर लेती हूँ और दोपहर तक आ जाती हूँ आपके पास, और शाम होने के बाद मैं वापस अपने घर पर आ जाऊंगी। सोनम की सारी बातें पंकजा सुन लेती है। फिर वो उसके पास आकर कहती है, अरे सोनम बहू, तू ये सब क्यों कर रही है? मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। देख, तू ही देख, काम कर करके तूने तेरा क्या हाल बना के रखा है। तू तो एकदम नौकरानी की जैसी हो गई है। देख बहू, तू इस घर की कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि बहुरानी है, और सारा काम खुद से करके तुझे कोई बेस्ट बहू का पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। तो फिर तू ये सारे काम क्यों करती है? आखिर क्यों करती है इतनी मेहनत? क्यों त्यागती रहती है अपनी खुशियों को? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि काम करना मुझे अच्छा लगता है। देख बहू, तुझे काम करना है तो तू कर सकती है, लेकिन तुझे अपने लिए और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना होगा। ऐसे ही दिन रात मशीन की तरह काम कर करके तेरी तबीयत और तेरी जिंदगी पर बुरा असर पड़ने लगा है। अरे अपने पति के साथ वक्त बिता, थोड़ा सच संवर ले, बाहर निकल। यही तो उम्र होती है ये सब करने की। और रही बात काम की, तो मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं जो भी काम करूं वो सही से कर सकूं और उसमें कोई गड़बड़ भी ना हो। अगर सब काम तू ही करती बैठेगी तो फिर हम सब क्या करेंगे? अरे मेरा बदन भी बैठे बैठे अकड़ गया है। ऐसे ही अगर मैं आराम करती रही तो उसका मेरी तबीयत पर भी असर पड़ सकता है, और इतना भी आराम किसी के लिए अच्छा नहीं होता बहू। पंकजा की बातें सुनकर अब सोनम सोच में पड़ जाती है। मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हो। घर के कामों के अलावा भी मेरी जिंदगी है और मुझे उसे अच्छे से जीना होगा। शुक्रिया मम्मी जी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। फिर उस दिन के बाद से सोनम अपने कामों के अलावा भी अपनी जिंदगी को खुशी से जीने लगती है, और बाकी घर वाले भी बाकी के कामों में उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं और एकदम अच्छे से काम करते हैं। रितु की ननंद ईशानी की शादी उनके घर के एक पड़ोस वाले लड़के संदीप से होती है। इस बात से रितु और उसकी सास मुक्ता बहुत खुश होती है। चलो अच्छा ही हुआ, ईशु की शादी भी अच्छे से और पूरे विधि विधान के साथ हो गई। और तो और उसका ससुराल भी पास में ही है।
जिस कारण वो हमसे दूर भी नहीं गई। हाँ माँ जी, इसी बहाने ईशु हमारे नजरों के सामने रहेगी और प्यार भी बना रहेगा, है ना? मुक्ता और रितु दोनों ईशानी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर ईशानी चली आती है और वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ईशु, तुम कल रात को ही यहाँ पर आई थी और तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है। ऐसे में बार बार अगर तुम अपने मायके आओगी तो तुम्हारी सास तुम्हें बहुत डांटेगी। नहीं रितु भाभी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है और वैसे भी मेरा नसीब बाकी बहुओं की तरह थोड़ी ना है। मेरा मायका तो बगल में ही है, इसीलिए मेरा जब जी करे मैं अपने मायके में आया जाया करूंगी। हाँ यीशु बेटा, ये घर तो तुम्हारा ही है। तुम जब चाहे तब आ सकती हो यहाँ पर। और शादी होने के बाद लड़कियां पराई थोड़ी ना होती है, बल्कि हमारे परिवार में और लोग जुड़ जाते हैं। हाँ यीशु, चलो बैठो, अब मैं तुम्हारे पसंद के पनीर पफ्स बनाती हूँ। वाह, पनीर पफ! ठीक है भाभी, जल्दी बनाओ। और बताओ बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? पग फेरे की रस्म के बाद दामाद जी से मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई। हाँ माँ, वो दरअसल काम में बिजी है ना, इसीलिए। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे ना बहुत सोने का मन कर रहा है। मैं आधा घंटा सो जाती हूँ, तब तक भाभी मेरे लिए पफ भी बना देगी। ठीक है ना? ठीक है बेटा, जा जाकर सो जा। फिर यीशु अपने कमरे में जाकर मस्त आधा घंटा सो जाती है और बाद में उठकर अपने भाभी के हाथ के बने पनीर पफ खाती है। माँ, भाभी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना मैं ललित के कमरे का टीवी और एसी लेकर जाऊं, वो भी अपने ससुराल में। क्या? लेकिन ईशु, तुम्हें हमने दहेज में कितनी सारी चीजें दी है। हाँ भाभी, लेकिन मेरे दहेज में मिला हुआ टीवी और एसी सासू माँ ने अपने कमरे में लगा दिया है। अब मेरे और संदीप के कमरे में ना तो कोई टीवी है और ना ही कोई एसी, और हम दोनों दिन भर हॉल में तो नहीं बैठ सकते ना। हमें भी अपना प्राइवेट टीवी और एसी चाहिए। हाँ तो ले जाना बेटा, उसमें पूछने की क्या बात है। जा, लेकर जा। ठीक है माँ, थैंक यू सो मच। फिर ईशानी अपने छोटे भाई ललित के कमरे का टीवी और एसी अपने ससुराल में लेकर जाती है। माँ जी, माना कि देवर जी दूसरे शहर पड़ते हैं, लेकिन वो जब यहाँ घर पर आएंगे तब अपने कमरे में से टीवी और एसी गायब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा वो, क्योंकि हम उसके लिए नया खरीद लेंगे। हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। माना कि हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन इतने गरीब भी नहीं है कि इतनी सी चीजें अफोर्ड न कर सके। हाँ माँ जी, लेकिन पैसा है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसे पानी की तरह खर्च ही करते रहे। मैं तो बस अपनी राय दे रही थी, बाकी आपकी मर्जी। वही ईशानी अपने ससुराल जाकर अपनी सास सुनंदा से कहती है, ये देखिए सासू माँ, आपने मुझे जो 6,000 रुपए दिए थे ना, उसमें मैंने ये बढ़िया सा सेकंड हैंड टीवी और एसी लाया है ना एकदम मस्त। अरे वाह, क्या बात है ईशानी बहू, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है। वैसे बहू, पूरे के पूरे 6,000 रुपए खर्च हो गए क्या? हाँ सासू माँ, वैसे मेरा दोस्त दोनों के 4,000 बोल रहा था, लेकिन मैंने उसे दोनों चीजों के मिलाकर 6,000 रुपए दे दिए। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। वैसे इन चीजों के लिए 6,000 रुपए भी कम है, क्योंकि बहुत मस्त मिली है चीजें। सच तो ये होता है कि ईशानी ने अपनी सास को बेवकूफ बनाया होता है। मेरी सास भी ना सच में एकदम भोंदू है। इसे लग रहा है कि मैंने सच में ये दोनों चीजें पैसे देकर लाई है, लेकिन सच्चाई तो यही है
कि मैंने इस बुढ़िया के दिए हुए पैसों को अपने पास ही रख लिया है और उसके बदले में जो सामान चाहिए था वो मैंने अपने मायके से लाया है। ईशानी अब ऐसे ही अपने ससुराल में से पैसे लिया करती है और उन्हें खर्च ना करके वो सारा जरूरत वाला सामान अपने मायके से लेकर आती है। एक दिन की बात है, संदीप ईशानी को घर के लिए कुछ सामान लाने के लिए कहता है। तभी ईशानी अपने मायके से वो सामान लेने जाती है। ईशु बेटा, आ गई तू? आ। क्या बात है ईशु, लगता है आज ससुराल में कोई काम ही नहीं है तुझे। हाँ भाभी, क्योंकि घर के सभी लोग बाहर गए हैं और सीधा रात को ही आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ भाभी। अरे वाह, ये क्या है? नए नए शर्ट्स? हाँ ईशु, तुम्हारे भैया को तोहफे में मिले हैं उनके जन्मदिन पर। लेकिन रितु भाभी, भैया तो इस तरह के शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहनते। हाँ ईशु, मुझे पता है, वो ऑफिस के लिए प्लेन शर्ट ही पहन कर जाते हैं। तो क्यों ना मैं इन्हें संदीप को दे दूं? उनका और भैया का साइज भी तो सेम है। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, सोच क्या रही है, लेकर जाना। ठीक है माँ, लेकिन अरे ले जा बेटा। पूरा दिन ईशु अपने मायके में ही आराम फरमाती है और शाम में भी रितु से ही अपने ससुराल वालों का खाना बनवाकर उन्हें पैक करके लेकर जाती है। जब ईशानी देखती है कि घर में राशन आया हुआ है, तब वो उनमें से भी आधा राशन अपने ससुराल लेकर जाती है। अरे ईशु, ये क्या? पोहा, चावल, सूजी, दाल, दूध, बेसन, ये सब सामान तुमने अपने लिए क्यों रख लिया? तुम्हारे ससुराल वालों के लिए मैंने उस थैली में खाना पैक कर दिया है। अरे भाभी, अब आपको क्या ही बताऊं, मेरे ससुराल में जिस क्वालिटी का राशन आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं अपने लिए अलग से लेकर जा रही हूँ। अब ज्यादा थोड़ी ना है, थोड़ा सा ही तो है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लेकर जाओ, मैं बनिए से और सामान मंगवा लूंगी। अब धीरे धीरे रितु को ईशानी की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही ईशानी मीठी मीठी बातें करके अपने मायके में से कभी अपनी भाभी की साड़ी, तो कभी घड़ी या बर्तन, तो कभी अपनी माँ के गहने ले जाया करती है और ससुराल वालों द्वारा दिए गए पैसों को अपने पास ही जमा करती है और उनसे झूठ कहती है कि ये सामान उसने उनके ही पैसों से लाया है। फिर एक दिन ईशानी की माँ मुक्ता की तबीयत खराब हो जाती है। तब अपनी माँ को देखने के लिए ईशानी अपनी सास सुनंदा के साथ अपनी मायके आ जाती है। तभी ईशानी रितु के पास जाकर कहती है, रितु भाभी, मेरी सासू माँ को कुछ भी मत बताना कि मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर जाती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे क्यों भला? उन्हें पता नहीं है क्या? और अगर ऐसा है तो तुमने ये बात उनसे क्यों छुपाई? ऐसे ही भाभी, अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। अरे ईशानी बहू, रितु, क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? तनिक यहाँ तो आओ और बैठकर बातें करो। जी काकी जी। हाँ आती हूँ सासू माँ। ईशानी की उस बात को लेकर रितु के मन में अब शक पैदा हो जाता है। ईशु ने मुझसे वैसे क्यों बोला होगा? अब इन 2 महीनों में ईशु ने लगभग आधा मायका खाली तो कर ही दिया है। ना जाने इतने दिनों में वो घर की कितनी सारी चीजें लेकर गई है, तो उसमें सुनंदा काकी से छुपाने वाली क्या बात है? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। फिर एक दिन सुनंदा ईशानी को बाजार से एक नया लैंप खरीदी करने के लिए पैसे देती है, लेकिन हमेशा की तरह ईशानी उन पैसों को अपने पास ही रख लेती है और उसके बदले अपने मायके जाकर वहां से लैंप लेकर अपने ससुराल आती है। देखिए सासू माँ, है ना एकदम कमाल का लैंप। इसकी लाइट की क्वालिटी भी कितनी अच्छी है
और इसका रंग भी है ना एकदम सुंदर। हाँ ईशानी बहू, सही कहा तूने। संदीप को भी ये लैम्प बहुत पसंद आएगा। लेकिन उस लैम्प को देखकर सुनंदा के मन में एक ख्याल आता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लैम्प को पहले भी कहीं पर देखा है। कहाँ देखा है? अरे हाँ, याद आया। ये लैम्प तो मैंने ईशानी के मायके में देखा था, वो भी उस दिन जब हम उसका हाथ मांगने गए थे। लेकिन ऐसे लैम्प तो कई सारे हो सकते हैं ना। मैं भी क्या सोच रही हूँ। लेकिन उस दिन इसने जो घड़ी लाई थी वो भी इसके मायके में ही देखी देखी सी लग रही थी। और तो और इसने मेरे लिए जो साड़ी लाई थी वो भी इसके भाभी के साड़ी जैसी ही लग रही थी। और तो और राशन भी मायके का ही लग रहा है। वो लोग उसी कंपनी के पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो बेसन हो या फिर दाल। कहीं मेरे मन में चल रहा शक सही तो नहीं? लगता है ईशानी मुझसे पैसे तो लेती है, लेकिन सारी चीजें अपने मायके से लेकर आती है। पता नहीं उन पैसों का क्या करती है ये चुड़ैल। फिर सुनंदा इस बात का पता लगाने के लिए रितु को कॉल करती है और उससे सारी सच्चाई पूछती है, जिसके बाद रितु उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि ईशानी अपने मायके से ही सारी चीजें लेकर जाया करती थी। हाँ काकी जी, मुझे लगा कि आपको ये सारी बातें पता होगी। अच्छा, तो ये माजरा है। माजरा? लेकिन क्या हुआ है काकी जी? कुछ नहीं रितु बेटा। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। तू अपना ख्याल रखना। लेकिन काकी जी, सुनंदा कॉल कट कर देती है और अब उसे ईशानी की सारी चालें समझ आ चुकी थी। फिर उसके बाद वो ईशानी के पास चली जाती है। अरे माँ जी, आप मेरे कमरे में? चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं आपके ही पास आ रही थी। मुझे 50 रुपए दीजिए ना। वो घड़ी का सेल खत्म हो गया है और दूध भी लाना है मुझे। शाम के चाय के लिए दूध ही नहीं है घर में। एक काम कीजिए, आप मुझे राउंड फिगर करके पूरे 200 रुपए दे दीजिए। फिर लगे हाथ में बिस्किट और पाव भी लेकर आती हूँ। कहाँ से लेकर आएगी? अपने मायके से, जहाँ से तू हर एक चीज लेकर आती है। हाँ? क्या? ये आप क्या कह रही हो सासू माँ? अब अच्छाई की मूरत बनने की कोई जरूरत नहीं है बहू, क्योंकि मुझे तेरा सारा कच्चा चिट्टा पता चल चुका है कि कैसे तूने पैसों के लालच में अपने पूरे मायके को खाली कर दिया है। हर एक चीज यहाँ पर लाई है तूने, और मुझसे और संदीप से झूठ कहा कि वो सब तूने बाजार से लाया है। क्यों? सही कहा ना मैंने? सासू माँ, वो अरे क्या वो ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं की। अपने ही घर वालों के साथ ऐसा कौन करता है भला? अरे इतने पैसे होने के बावजूद भी तुझे और पैसे क्यों चाहिए? कहाँ लेकर जाएगी इतने सारे पैसे? ऐसा कौन सा ताजमहल बांधना है तुझे? आखिर क्यों इतना लालच? माफ कीजिए सासू माँ, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तूने एक बहुत ही बड़ी गलती की है और तेरी इस गलती के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और तेरी सजा ये है कि तुझे आज के बाद हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। बाजार से जो भी सामान लाना है वो हम खुद लाएंगे। बात बात पर तू बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और भले ही तेरा मायका पड़ोस में है, लेकिन तू वहां पर सिर्फ तीज और त्योहार के लिए ही जाया करेगी। वहां तेरा रोज रोज जाना बंद, समझी कि नहीं? क्या? नहीं सासू माँ, मुझ पर रहम कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। ईशानी अपनी सास के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सुनंदा उसे माफ नहीं करती और इस तरह ईशानी को उसके लालच की सजा मिलती है और वो अपनी इस गलती के लिए बहुत पछताती है। कार्तिक एक मिडिल क्लास घराने का लड़का होता है। वही दूसरी तरफ काजल अमीर घराने से होती है।
वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों अपनी शादी के बारे में सोचते हैं। काजल, मैं तो तेरा मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और तुम एक अमीर फैमिली की लड़की। क्या हम दोनों की फैमिलीज हमारे रिश्ते के लिए मानेगी? हाँ कार्तिक, जरूर मानेगी। तुम देखना, मैं अपने मम्मा डाडा की लाडली प्रिंसेस हूँ। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर देंगे और शादी के बाद तुम करोगे, क्यों? है ना? ऑफ कोर्स काजल, तब तो तुम मेरी बीवी बनोगी। फिर कार्तिक और काजल अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बात करते हैं और जैसे तैसे दोनों के घर वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, कार्तिक, ये देखो ना, ये नया ट्रेंडिंग स्टाइल वाला मनीष मल्होत्रा का लहंगा है। रिसेंटली कैटरीना कैफ ने भी यही पहना था। प्लीज मुझे खरीद कर दो ना इसे। लेकिन काजल, ये लहंगा तो पूरे 50,000 रुपए का है। हाँ तो अब दिवाली आने वाली है कार्तिक, और दिवाली के दिन मैं क्या नाइट सूट पहनकर पटाखे फुलझड़ी जलाऊंगी क्या? मुझे शगुन के लिए नए कपड़े तो पहनने ही होंगे ना। लेकिन ये काफी कॉस्टली है काजल, 50,000। ये तुम्हें मामूली रकम लगती है? हाँ तो सारे मनीष मल्होत्रा के कपड़े तो महंगे ही होते हैं और मैं अपने मायके में यही सारे कपड़े पहनती थी। देखो, अगर तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं डाडा से मांग लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें यह लहंगा नहीं दिलाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं कल ही तुम्हें दिलाऊंगा ये। सच? थैंक यू सो मच कार्तिक, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। कार्तिक काजल से कह तो देता है, लेकिन वो बेचारा बहुत घबरा जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त चिराग के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। सॉरी चिराग, यूं ऐसे दिवाली के पर्व पर मुझे तुमसे पैसों की मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तुम ही मेरे जिगरी दोस्त हो। अरे कार्तिक, क्या तुम भी? चिल करो और बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी तो मेरे पास 25,000 रुपए है। मुझे और 35,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि मुझे दिवाली पर माँ के लिए भी नई साड़ी लेनी है। घर में पूजा का सामान, दिए, रंगोली, पटाखे, लाइट्स, राशन और कई सारे चीजें भी लानी है। कोई बात नहीं कार्तिक, मैं हूं ना। अब तेरी अमीर बीवी है तो खर्चे तो होंगे ही ना। पर यार, तेरी वाली ने तो दिवाली पर तेरा दिवाला ही निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये ले, ये पैसे रख और जब तेरे पास आए तब लौटा देना। कोई जल्दबाजी नहीं है। थैंक यू सो मच चिराग। फिर कार्तिक घर जाकर वो पैसे काजल को देता है, जिसके बाद काजल वो नया लहंगा खरीदती है। जब उसकी सास को काजल के 50,000 वाले लहंगे के बारे में पता चलता है, तब वो बहुत हैरान होती है। हे भगवान, अरे कल मुही 50,000 में तो हमारे साल भर का राशन आ जाता है। उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि उसके बाद भी कुछ पैसे बचेंगे। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, जो तू इतने महंगे कपड़े लाई है? हाँ माँ जी, मेरा दिमाग तो एकदम ठिकाने पर है, लेकिन आपको मेरे और मेरे पति के बीच में टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लहंगा मुझे मेरे पति ने दिलाया है, आपने नहीं। अरे तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करके पैसे कमाता है, और तू सारी लक्ष्मी को एक झटके में यूं फालतू खर्चों में उड़ा देती है। अरे इतना ही था तो भाड़े पर ले लेती है लहंगा, एक रात पहनकर वापस दे देती इसे। हो गॉड माँ जी, आप तो मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि आपके कहने ना कहने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने अपने पति के पैसों से खरीदा है ये, और अगर मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी जान क्यों जल रही है, जल कुकड़ी कही की। फिर काजल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दिवाली के दिन बेचारा कार्तिक पुराने कपड़े ही पहनता है। वही काजल नए कपड़े पहनकर
दिन भर बस फोटो ही खींचती रहती है। अरे ओ हीरोइन, जल्दी आ पूजा के लिए, देर हो रही है। आई माँ जी, बस 2 मिनट। फिर तीनों मिलकर लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशि दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ये लो बहू, आरती लो। दो माँ जी। अरे अकल की अंधी, आरती लेना यानी अपने सिर पे अग्नि को फेरना। इसे तो कुछ भी नहीं पता। बस 50,000 वाले कपड़े पहनने दे दो। पति का दिवाला निकालने में तो इसने पीएचडी करके रखी है। रहने दो ना माँ, जो हुआ सो हुआ। अब बार बार वही बातें क्यों दोहरा रही है आप? दोहराओ नहीं तो क्या करूँ? मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे तू दिन रात खून पसीना बहाता है, कंपनी में काम करता है, लेकिन ये सब इसके पल्ले कभी नहीं पड़ने वाला। काजल अपनी सास की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। वो लोग दिवाली के पटाखे जलाते हैं। अब ऐसे ही काजल ना सिर्फ दिवाली पर, लेकिन हर हफ्ते कोई ना कोई महंगी फरमाइश करके अपने पति का दिवाला निकालती रहती है। कार्तिक, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। शादी के बाद हम कहीं गए ही नहीं, और अब नवंबर दिसंबर के महीने में घूमने का मजा ही कुछ और है। हाँ काजल, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर एक कंट्री की सैर की है, लेकिन मैं कभी स्विट्जरलैंड ही नहीं गई। चलो ना, हम हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाते हैं। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हैं कार्तिक के तो होश उड़ जाते हैं। क्या? स्विट्जरलैंड? हाँ कार्तिक, तुमने बिल्कुल सही सुना, स्विट्जरलैंड। अरे नास पिटी नालायक, पगला गई है क्या? विदेश जाने के लिए कितना खर्चा होता है तुझे अच्छी तरह से पता होगा। तू तो अपने मासूम से पति को कंगाल करने के पीछे ही तुली हुई है। माँ जी, अब फिर से आ गई कबाब में हड्डी बनकर। जाइए, अपना काम कीजिए। और कार्तिक, तुम, मेरा बर्थडे दिसंबर महीने में ही आता है, तो प्लीज ज्यादा नाटक मत करो और मुझे स्विट्जरलैंड ले चलो। मेरा बर्थडे हम वहीं पर मनाएंगे। शादी के पहले तो बहुत बोलते थे तुम कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो पक्का मेरे बेटे पर कोई ना कोई जादू टोना किया है। फिर कार्तिक अपनी सोने की चेन और सोने की अंगूठियों को गिरवी रखकर पैसे उठाता है, और साथ ही और 2 दोस्तों से पैसे लेकर अपनी अमीर बीवी को स्विट्जरलैंड ले जाता है। वहां जाकर भारत लौटने के बाद जब कार्तिक अपना बटुआ चेक करता है, तब उसमें 1 रुपया तक नहीं होता। ये क्या, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब बस बैंक अकाउंट में 300-400 रुपए ही बचे हैं। सैलरी आने में भी 10 दिन बाकी है। तब तक मैं क्या करूंगा? कार्तिक, ये देखो, मैंने ये सोने का हार बुक कर लिया है। ज्वेलरी स्टोर में जाकर बस पैसे देकर कलेक्ट करना बाकी है। क्या? एक और खर्चा? अरे काजल, तुमने क्या मुझे अपनी एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? अभी अभी तो 3 लाख खर्च करके आए थे हम स्विट्जरलैंड में। और नहीं तो क्या। अरे मेरा बेटा कोई जिन नहीं है जो हर वक्त बोतल से बाहर निकलकर जादू से तेरी सारी इच्छा पूरी करे। देखो काजल, मेरी जितनी हैसियत थी, मैं उससे कई ज्यादा पैसे तुम पर खर्च कर चुका हूँ ताकि तुम खुश रह सको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर 2 दिन में कुछ ना कुछ मांगती रहो मुझसे। ठीक है, मत दो मुझे कुछ भी। जा रही हूं मैं, तुम्हें और इस घर को छोड़कर। फिर काजल अपना सारा सामान उठाकर अपने मायके चली जाती है, लेकिन वहां पर उसके मम्मा और डाडा उसे घर में ही नहीं लेते। मम्मा डाडा, मैंने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है जो आप दोनों मुझे घर में लेने से मना कर रहे हो। तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है काजल बेटा। हमने हमेशा से तुझे नाजों से पाला है, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी।
वैसे ही कार्तिक भी तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कर्जा उधारी लेकर ही सही, लेकिन वो तुझे घुमाने के लिए लेके गया, तुझे महंगी महंगी चीजें दिलाई और तूने उसके इसी स्वभाव का गलत फायदा उठाया है। अरे बेटा, जब तू ही घर की लक्ष्मी होकर लक्ष्मी का ऐसा गैर इस्तेमाल करेगी तो लक्ष्मी जी तो रूठ जाएगी ना। भूल मत, तू अब एक बेटी नहीं है, एक बहू और बीवी बन चुकी है। अपने घर गृहस्थी के लिए पैसे बचाने की जगह तू बस फालतू में ही पैसे उड़ाती रहती है। क्या ये संस्कार दिए हैं हमने तुझे? कार्तिक कितनी मेहनत करता है और तू उसकी मेहनत की कमाई को 2 मिनटों में उड़ा देती है। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल की दुनिया में कार्तिक और रामोला बहन जैसे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। आप सही कह रहे हो मम्मा डड्डा, मैं ही गलत थी जो बेचारे कार्तिक के मेहनत के पैसों की कदर नहीं की और उसके पैसों को बर्बाद करती चली गई। लेकिन अब और नहीं, अब मैं एक समझदार बीवी और बहू बनकर दिखाऊंगी। और इस तरह अंत में काजल फिर से अपने ससुराल चली जाती है और कार्तिक और रामोला से माफी मांगकर वो समझदारी से पैसे खर्च करने लगती है और उस दिन के बाद से सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं।